और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर से। जी हां, अगस्त में रिटेल महंगाई दर मंथली आधार पर 7.44% से घटकर 6.83% रही। जी बिजनेस ने इस दौरान रिटेल महंगाई दर 7% रहने का अनुमान दिया था। खाने पीने की चीजें, खासतौर से टमाटर की कीमतों में कमी के चलते महंगाई दर के आंकड़ों में गिरावट आई है। जुलाई में रिटेल महंगाई दर 15 महीने के हाई यानी कि 7.44% पर पहुंच गई थी। अगस्त में भले ही रिटेल महंगाई दर में गिरावट आई है, लेकिन ये अभी भी आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के अपर लेवल यानी कि 6% से ऊपर बनी हुई है। और महंगाई में राहत मिलने के साथ ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ से अच्छी खबर आई है। जुलाई में आईआईपी ग्रोथ मंथली आधार पर 3.7% से बढ़कर 5.7% रही। सालाना आधार पर माइनिंग ग्रोथ -3.3% से बढ़कर 10.7% रही, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 3.1% से बढ़कर 4.6% पर पहुंच गई। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 2.3% से बढ़कर 8% रही। प्राइमरी गुड्स आउटपुट, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स आउटपुट जो ग्रोथ है उसमें भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। आज एक खबर ने नई कार खरीदारों और ऑटोमोबाइल जगत को परेशान कर दिया। गडकरी साहब, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% अतिरिक्त जीएसटी की सिफारिश से जुड़ा बयान दिया तो ऐसा लगा मानो अब डीजल वाहनों की खैर नहीं। दरअसल 63वें एनुअल सियाम कन्वेंशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बढ़ता वायु प्रदूषण नागरिकों के लिए काफी हानिकारक है। इस कारण से वो आज शाम को वित्त मंत्री को एक प्रस्ताव देने जा रहे हैं। इसमें डीजल वाहनों पर अतिरिक्त 10% जीएसटी लगाने की मांग की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये टैक्स प्रदूषण कर के रूप में होगा। उन्होंने कहा कि डीजल वाहनों को गुड बाय कहने का समय आ गया है। डीजल खतरनाक ईंधन है और इसे चलने में वाहनों को बनाना बंद कर देना चाहिए जो इसे चलाते हैं। हम इस पर टैक्स बढ़ा देंगे, ये गडकरी साहब का कहना था कि हम इस पर टैक्स बढ़ा देंगे जिस कारण इन्हें बेचना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डीजल को अलविदा कहें और इन्हें बनाना बंद करें, नहीं तो हम इतना बढ़ा देंगे कर टैक्स कि डीजल कार बेचना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो डीजल से चलने वाले जनरेटर पर भी अतिरिक्त जीएसटी का प्रस्ताव रखेंगे। मौजूदा समय में वाहनों पर 28% जीएसटी लगता है। साथ ही साथ वाहन का जो टाइप है, प्रकार है, उसके आधार पर 1% से लेकर 22% तक अतिरिक्त उपकर लगता है। गडकरी ने उद्योग से एथेनॉल जैसे पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक ईंधन और हरित हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करने को भी कहा। अब इस बयान के बाद जो भूचाल आया और उसके बाद जो गडकरी साहब ने बयान को बदला या यूटर्न जो भी आप कहें, वो क्या लिया वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जरा वो बयान सुनिए जिसके बाद ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक तरह से चिंता की लहर दौड़ गई थी, भूचाल आ गया था। जरा सुनिए गडकरी साहब ने उस समय क्या कहा। 2014 के बाद जो 52% डीजल की गाड़ियां थी वो 18% पे आई है। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, डीजल की गाड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए। आप ही आपके लेवल पर निर्णय करिए ताकि डीजल कम से कम हो, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। तो जैसा हमने कहा कि इस बयान के बाद ऑटोमोबाइल जगत में भूचाल आ गया और फिर बाद में नितिन गडकरी साहब को सफाई देनी पड़ी। सफाई देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि इस दिशा में सरकार का रुख स्पष्ट वो कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि डीजल वाहनों पर बिक्री का 10% अतिरिक्त जीएसटी का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्ट्स को वो तत्काल स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ये उनका एक्स पर उनका पोस्ट था।
जिसे फॉर्मली जो ट्वीट कहा जाता था, ट्विटर कहा जाता था, ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 2070 तक कार्बन नेट जीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है। इस पर जोर दिया उन्होंने। ये ईंधन आयात के विकल्प लागत प्रभावी, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त होने चाहिए। यानी मंत्री नितिन गडकरी ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। हालांकि जो उन्होंने आज बात कही तो कोई बिना आधार के नहीं कही कि आप टैक्स लगा दीजिए। इसका एक मजबूत ठोस आधार है। लंबे वक्त से भारत में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए डीजल गाड़ियों पर बैन की मांग की जाती रही है और ये गैर सरकारी स्तर पर पत्रकारिता की जो अलग अलग जगत से जुड़ी हुई जो इंडिपेंडेंट रिसर्चेज आई हैं, ऑब्जर्वेशंस आए हैं, उसमें डीजल वाहनों से पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है वो पूरा डेटा आया है। इस पे कई शोज हम भी कर चुके हैं, कई बार हमने चर्चा भी की इस पे। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण, इसी साल की शुरुआत में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की सलाहकार समिति ने केंद्र को सौंपी अपनी रिपोर्ट में भी सुझाव दिया था कि भारत को 2027 तक 10 लाख की आबादी से ज्यादा वाले शहरों में डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर बैन लगा देना चाहिए। ये सिफारिश की थी इस समिति ने। समिति ने पेट्रोलियम मंत्रालय की वेबसाइट पर बाकायदा अपनी रिपोर्ट पोस्ट की और कहा कि 2030 तक ऐसी सिटी बसें भी नहीं जोड़ी जानी चाहिए जो इलेक्ट्रिक ना हो। सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल बसें 2024 से ही नहीं जोड़ी जानी चाहिए। तो डीजल बसें तो तुरंत 24 में ही बैन कर दो, 27 से बाकी चीजें बैन कर दो। ये इस तरह की सिफारिशें की गई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता वाली एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी सलाहकार समिति थी ये, जिसकी सिफारिशें आई थी। ये पैनल सरकार ने बनाया था और पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऐसे शहर जहां 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और जो शहर ज्यादा प्रदूषित हैं वहां पर 4 व्हीलर डीजल कारों को बैन कर देना चाहिए। देश की आबादी और खराब होती एयर क्वालिटी को देखते हुए यह नियम हर कस्बे और हर शहर में लागू होता है। ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि गडकरी साहब का ये जो बयान था कि डीजल गाड़ियों को आप बैन कर दीजिए, ये कोई आधारहीन बयान नहीं था। थोड़ा सा पैनिक का माहौल जरूर हुआ, जिस पर उन्होंने सफाई दी कि अभी कोई इस पर विचार नहीं हो रहा है, लेकिन पैनल की रिपोर्ट है। अब इसको ये ना माना जाए कि पैनल की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। अभी वो अब उस पर क्या फैसला होगा ये भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम सिर्फ संदर्भों को इकट्ठा करके आपको बता रहे हैं। वी आर जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। अब गडकरी साहब ने अपना बयान तो बदल दिया, लेकिन उनके पहले वाले बयान से देश में डीजल कारों पर प्रतिबंध की बहस और तेज हो गई है। अब इस पर बातचीत करने के लिए ये कितना है, देखिए इसमें अभी बहुत सारी चीजें इंडस्ट्री की तरफ से भी कही जा रही हैं। जरा हम उनको भी रखेंगे और उनको सवाल के रूप में रखेंगे। हमने जो पर्यावरण का पहलू है, जो गडकरी साहब ने क्या कहा वो आपके सामने रख दिया। अब जो इसमें इंडस्ट्री जो चीजें कह रही हैं, इंडस्ट्री की जो चिंताएं हैं, उनको भी हम आज की चर्चा में समाहित करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान वैभव डांगे साहब जुड़ चुके हैं, जाने माने ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट हैं। वैभव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आज नितिन गडकरी साहब के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? स्वाभाविक रूप से मार्केट आज में उनका बयान आया था और ऑटो शेयर्स पर भी इसका हमें असर देखने को मिला। बयान उन्होंने बदल दिया या एक तरह से कहें कि सफाई दी है उस पर, लेकिन उनका जो मूल विचार है उस पर जरा आप गौर करें और टिप्पणी दें अपनी। सर बिल्कुल, अगर आप गडकरी साहब को देखेंगे एक मंत्री के नाते, तो इस देश में हमेशा 2 प्रकार के मंत्री रहे। कुछ मंत्री या कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा विजनरी होते हैं, जो अपने विचार खुल के रखते हैं और आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल में किस दिशा में देश की नीति जानी चाहिए उसके बारे में बोलते हैं। और दूसरा जो उन्होंने बयान को करेक्ट किया, तो मुझे लगता है उनके बयान को इसी नजरिए से देखना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि जब 2010-11 में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब भी गडकरी साहब इथेनॉल, बायोडीजल, ग्रीन फ्यूल्स, पोल्यूशन को कम करना, इन बातों पर पार्टी के अध्यक्ष के नाते बहुत लगातार पार्टी फोरम्स पे बोलते थे।
और उस समय मीडिया भी इस बात की बहुत चर्चा करती थी कि गडकरी साहब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन वो इन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है उनकी ये इश्यूज के बारे में उनकी कमिटमेंट और उनकी नॉलेज दोनों को हम सब लोग देखते रहे हैं पिछले 10 साल से। और उनका जो पहला बयान है वो मुझे लगता है वो उस विजन का पार्ट है, और उस पर जो करेक्टिव एक सेंस में यू टर्न कहिए या करेक्टिव रिस्पॉन्स उन्होंने जो दिया है वो एक जिम्मेदार मंत्री के नाते दिया है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि मार्केट उस समय चल रहा था, उस बयान के कई सारे मतलब निकलने लगे, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आने लगा, उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे आने लगा, तो उनका क्लैरिफिकेशन था कि आज ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है और ये मेरा व्यक्तिगत एक सुझाव है जिस पर मैं चाहता हूं सरकार विचार करे। तो ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष मुझे लगता है कि जो बयान उन्होंने दिया कि डीजल गाड़ियों को अब बंद करने का समय आया है, तो आपको ध्यान होगा जब 99 में दिल्ली में डीजल वाहनों के कारण जो जबरदस्त तरीके से प्रदूषण होता था, उस पर जब भी निर्णय लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के माध्यम से जो निर्णय लिया और वन फाइन डे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आज के बाद दिल्ली में डीजल गाड़ियों की परमिशन बंद हो गई है और आपको सीएनजी में कन्वर्ट करना है विद इन फ्यू इयर्स। 2-3 साल का टाइम दिया था कि एग्जिस्टिंग गाड़ियों को कन्वर्ट करना है और नई गाड़ियों की बिक्री 100% बंद हो गई है, चाहे ऑटो रिक्शाज हो चाहे कमर्शियल व्हीकल्स हो। तो मुझे लगता है दुनिया भर का अगर आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो जहां भी पोल्यूशन को टैकल करने के लिए बहुत स्ट्रांग स्टेप्स लिए गए हैं, वहां इस प्रकार के निर्णय करने पड़े हैं। तो वो चाहे टैक्स बढ़ाने की बात हो, चाहे परमानेंटली डीजल व्हीकल्स को बंद करने की बात हो। और हम सब लोग इस बात से सहमत है कि हमारे शहरों में, खास करके बड़े शहरों में जो पोल्यूशन है उसमें 17 से 20%, कम अधिक मात्रा में कुछ शहरों में अंतर हो सकता है, लेकिन 17 से 20% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो पोल्यूशन व्हीकुलर पोल्यूशन का है। और व्हीकुलर पोल्यूशन और इवन डीजल एब्सोल्युटली डांगे साहब, हमारे सामने सारे डेटा हैं और हम इंटेंशन भी समझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्री का जो पक्ष है वो ये कहता है कि क्या आप इसके लिए तैयार हो, और इसके पीछे वो 2-3 तर्क देते हैं। हम कहते हैं कि साहब एक ट्रांजिशनल फेज आप ले आइए, तो उसके लिए क्या आप रेडी हैं? आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी। पिछली बार आपसे बातचीत हुई भी थी कि क्या उसके लिए हमने सुपर हाइब्रिड कार्स या पावरफुल हाइब्रिड कार्स का या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों का भी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतनी तरह से पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर वेगली अगर हम इसको हटा देंगे तो ये तो बड़ा नुकसान कर जाएगा इंडस्ट्री को। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा और इंडस्ट्री का कंसर्न बहुत जायज है। लेकिन मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं। इसमें थोड़ा मुझे क्या लगता है कि बिजनेस हमेशा अपने तरीके से सोचता है और पॉलिसी मेकर्स को एक लार्जर पिक्चर देखकर सोचना होता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको 2 उदाहरण दूंगा। जैसे मैंने 99 का हमने दिल्ली में सीएनजी लाने का प्रस्ताव आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, और उसके बाद भी लगातार सुप्रीम कोर्ट में कई बार बिजनेसेस और सब लोग गए, और जाने के बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, आपको सीएनजी लाना ही होगा, और विद इन 2-3 ईयर्स इंडस्ट्री हैज अकोमोडेटेड मी। तो इंडस्ट्री के सामने चैलेंज निश्चित रूप से होगा, लेकिन जैसे कोविड अचानक आया, वो तो बता के नहीं आया था। तो क्या हम उस दिशा तक वेट करना चाहते हैं कि जब हम ऐसी स्थिति में आ जाए कि बिल्कुल चोक ब्लॉक हो जाए? दूसरा, मुझे लगता है उन्होंने जो बयान दिया वो इनिशियली दिया कि हम टैक्स ऐसा बढ़ा देंगे ताकि धीरे धीरे डिसइंसेंटिवाइज हो, डीजल गाड़ियों को खरीदना डिसइंसेंटिवाइज हो। तो मुझे लगता है ये तो बहुत राइट स्टेप है। वेदर 10%, 5%, 2%, कितने स्टेप में बढ़े, कितने साल बढ़े, वो चर्चा का मुद्दा हो सकता है। वो पॉलिसी में स्टेक होल्डर्स के साथ डेलिब्रेशन करके ही मुझे लगता है सरकार निर्णय करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को स्ट्रॉन्ग स्टेप ऐसे चीजों में लेने पड़ते। मैं एक और उदाहरण आपको दूंगा। ओके। आपको याद होगा 2017 में जब इस देश में भारत 4, जिसको यूरो 4 कहते हैं, एमिशन नॉर्म्स लागू हुए, तब चर्चा शुरू हुई कि भारत 5 नॉर्म्स कब आने चाहिए, यूरो 5 कंपेरेबल जो ग्लोबल नॉर्म्स है वो कब हमारे देश में लागू होनी चाहिए। और तब स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत चर्चा हुई, और मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं उस डेलिब्रेशंस में उस समय मंत्रालय में होने के कारण इन्वॉल्व था। तो उसमें डेलिब्रेशन हुआ और इंडस्ट्री ने कहा जी 4 से हमें 5 पे जाना पड़ेगा और 5 से हमें 6 पे जाना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा कि जब दुनिया 6 पे चली गई है तो हमने, क्योंकि हम डिले है, तो कैन वी लीव फ्रॉम टू 6 फ्रॉम 4। और इंडस्ट्री पे मुझे याद है लगभग 2 साल इस पे चर्चा हुई और दुनिया भर के ओईएम्स को बुलाया गया, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, और सब ने कहा कि ये पॉसिबल तो है लेकिन उसमें इंडस्ट्री को थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, गाड़ियों के डिजाइन में थोड़ा अंतर आएगा। और 2 साल लगातार चर्चा होने के बाद फिर सरकार ने निर्णय लिया, और मुझे याद है गडकरी साहब का उस समय का भी स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ था
सियाम के एजीएम में ही उन्होंने कहा था कि मैं 2 साल सबसे बहुत चर्चा किया हूं, लेकिन पोल्यूशन बड़ा कंसर्न है, इसलिए वी वांट टू लिव फ्रॉम टू भारत 6 यूरो 6 एंड वी विल स्किप यूरो 5। और मैं इंडस्ट्री से आह्वान करता हूं कि आप इस पर मेरे साथ चलिए, जो मेरे साथ चलेंगे मैं उनको साथ लेके चलूंगा, जो मेरे साथ नहीं चलेंगे मैं उनको खींच कर अपने साथ ले आऊंगा। तो इस बयान पे भी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उसका परिणाम देखिए। हाँ, वो उनका अंदाज है, वो उनका स्पष्ट कह देने का उनका अंदाज है। लेकिन 3 साल का जो मैं एक सेकंड में पूरी करता हूँ। अच्छा, 3 साल का जो समय सरकार ने दिया था, तो आपको याद होगा और इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, 3 साल का समय सरकार ने देने के बावजूद विद इन 2 years मोस्ट ऑफ द ऑटो कंपनीज केम अप विद यूरो 6 भारत से स्टेज 6 कार्स। ठीक। सो मुझे लगता है इसमें कई बार थोड़ा चैलेंज फेंकने के बाद ह्यूमन साइकोलॉजी है, चैलेंज फेंकने के बाद उसको स्वीकारने की परंपरा होती है। नहीं, जब तक चैलेंज ना हो, जब तक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, आई फुली एग्री। मैं इस पूरी बहस से बिल्कुल आपसे एग्री करते हुए थैंक यू, आपने कुछ इंफॉर्मेशन भी हमारे सामने रखी। बट इसमें सर मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। देखिए, हुंडई हो गया, टाटा, महिंद्रा, एमजी, सारी गाड़ियों ने अपनी डीजल कारों को नए BS6 फेज 2 एडिशन नॉर्म्स में कन्वर्ट किया। उनका अच्छा खासा इसमें निवेश भी लगा। अब कंपनीज कह रही हैं कि अब हमें इस मार्केट में अच्छी डिमांड मिल रही है, अब आप कह दोगे कि साहब इनको बंद कर दो, तो हमारे निवेश का क्या होगा। दूसरा इसमें यह आ रहा है कि आपने GST का 10% बढ़ा दिया, ठीक है, आप डिस्करेज कर रहे हैं, लेकिन उस दौरान जो खरीदार होंगे या सारा का सारा मसला जो है, खींचतान जो है, वो कहीं अंततोगत्वा कंज्यूमर पर पास ऑन ना हो जाए, इसकी एक बड़ी आशंका बन रही है सर। तो कंज्यूमर की स्कीम में क्या गलती इसमें? नहीं, मैं बिल्कुल, आपने सही मुद्दा उठाया, तीनों मुद्दे उठाए, मैं तीनों मुद्दों का बारी बारी से जवाब दूंगा। सबसे पहली बात इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट। देखिए, 2 बातें आपने अपने शुरुआत के ही इंट्रो में डेटा बताया कि 18% गिर गया है डीजल गाड़ियों का सेल कंपेयर टू पेट्रोल, विसाविस पेट्रोल व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स। और अब बहुत बड़े पैमाने पर सारी कंपनियों ने हाइब्रिड व्हीकल्स लाई है, जो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, जो इन अ वे फ्लेक्सी इंजिन टाइप की फ्यूल है, जिसमें आप पेट्रोल और कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन ऐसे है जिसमें इलेक्ट्रिक बैटरी चार्जिंग का भी काम होता है, काम किया जाता है, पेट्रोल पे गाड़ी चलती है, उसके कारण कंजम्पशन 50% कम होता है, जिसका फायदा सीधा कंज्यूमर को होता है, क्योंकि उसका कंजम्पशन कम होता है तो पर किलोमीटर कॉस्ट उसकी कम होती है। दूसरा, आज इलेक्ट्रिक की इतने सारे ऑप्शंस अपने देश में बनते जा रहे हैं। तीसरी बात, जैसे उन्होंने बयान दिया, मुझे लगता है उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। आई विल नॉट फिक्स माई सेल्फ टू 10% और 5%। उसको अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो हमारे देश में जब तक डीजल गाड़ियों को डिसइंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा, तब तक वो कंज्यूमर को भी डिसइंसेंटिवाइज करना है टैक्सेशन लगा के। द आइडिया इज कि कंज्यूमर डीजल गाड़ी खरीदने के बजाय उससे सस्ती पेट्रोल या हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक या इथेनॉल या जो भी हाइड्रोजन, इस प्रकार की गाड़ियां खरीदे। पहली बात। दूसरी बात, आज पेट्रोल गाड़ियों के कारण जो कंजम्पशन पेट्रोल का फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी है गाड़ियों की, उसका इंपैक्ट अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही मिलने वाला है। क्योंकि अगर मेरा कंजम्पशन कम हो जाता है, फ्यूल का माइलेज बढ़ जाता है, तो उसका फायदा मुझे ही होने वाला है। तीसरा, इंडस्ट्री को आज जो उन्होंने नए मॉडल्स लाए हैं, वो कोई 1 साल में या 6 महीने में तो बंद होने वाले नहीं। जैसे उन्होंने अपने विजन में कहा कि हम चाहते हैं कि डीजल को डिसइंसेंटिवाइज करें, तो टैक्सेशन की एक प्रोसेस आएगी, हो सकता है उस पर डिलिब्रेशन होगा, उसका एक रोड मैप सरकार अनाउंस करेगी। तो आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा कि वन फाइन मॉर्निंग कहा गया कि कल से डीजल गाड़ियों पे इसमें वैभव सर, मैं क्विकली, क्योंकि मेरे पास वक्त की भी कमी है, मैं क्विकली उस वॉइस को यहां पर लाना चाहता हूं जो छोटे कारोबारी हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ट्रक लेते हैं। अब उनका मसला जब मैं कंपेयर करता हूं तो पर्यावरण के मसले पर डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग नेशन का जो हो जाता है ना, कि भाई आपने अपने जमाने में तो खूब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, खूब कोयला फूका, अब जब हमारी बारी आई है तो आपने पर्यावरण के नॉर्म लगा दिए। अब जो छोटा ट्रांसपोर्टर है, एक एक 2-2 ट्रक लेने वाला आदमी है, उसने निवेश किया हुआ है, वो अगले 10-15 साल के लिए चाह रहा है कि मेरा एक ट्रक चले तो मेरा घर भी चले। अब वो फंसा हुआ है इसमें। वो कह रहा है कि आपने मेरे लिए तो कोई बात नहीं की, आप मेरा ट्रक अगर हटा दोगे मेरे को क्या पैसा दोगे, आप कुछ मदद कर पाओगे? तो इस पे भी स्पष्ट नहीं है सर बातें। यस सर, एक ही बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं सर, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया मैं केवल उसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि एग्जिस्टिंग ट्रक्स हम बंद कर दें, उन्होंने कहा कि नए गाड़ियों को डीजल खरीदने के बजाय हम चाहते हैं कि लोग पर्यायी व्हीकल्स खरीदें। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा क्लैरिटी हमें फैक्ट्स की कर लेना चाहिए कि पुरानी गाड़ियों को बंद करने का प्रपोजल मुझे नहीं लगता सरकार ने कहा है। सरकार ने कहा कि
नई डीजल गाड़ियां लोग कम से कम खरीदे, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा। हाँ, ये बात आपकी सही है, बिल्कुल सही आपने कहा कि फेज्ड मैनर में सरकार ने कहा है, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। और ये इस तरह के एब्रप्ट जो फैसले संभवतः सरकार भी ना ले, बट बहरहाल क्योंकि उसमें सारे चिंताएं थी, सारे सवाल थे, तो मैंने सबको समाहित करके इंडस्ट्री की तरफ से ऐड करके मैं खत्म करना चाहूंगा, अगर आप क्विकली सर। थोड़ा समय जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तरफ डेवलप नेशंस ने तो जिसको कहते हैं 100 चूहे खाकर अब बिल्ली तीर्थ यात्रा करने की बात करने वाली कॉन्टेक्स्ट में आपने बिल्कुल सही कहा डेवलप नेशंस के। लेकिन अब दिन ब दिन अल्टीमेटली हमारे बिजनेसेस को ग्लोबली अगर कॉम्पिटिटिव होना है, आज यूरोप और अमेरिका से जो माल हमारे देश से एक्सपोर्ट होता है और वहां हमारे देश से इंपोर्ट होता है, उसमें भी कार्बन फुटप्रिंट कितना है, कितना हम पर्यावरण फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बना रहे, ये सब एस्पेक्ट देखे जाते। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे बिजनेसेस को उन एस्पेक्ट्स को नजरअंदाज कर सकते। हाँ, निश्चित रूप से सरकार को हमारे ट्रांसपोर्टर के इश्यूज को भी एड्रेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी और एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव होती है, हमारी यूसेज ऑफ व्हीकल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, तो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट भी ट्रांसपोर्टर एब्सॉर्ब कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल एक संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ के सब सारे पक्षों को समाहित करते हुए इस मसले पर आगे बढ़ना होगा। बहस ये नई नहीं है, पुरानी है, काफी इस पे कुछ कहा जा चुका है, सरकारों के स्तर पे काफी कुछ किया जा चुका है, लेकिन इस तरह की खबर जब आती है तो स्वाभाविक रूप से एक बार फिर बहस करने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच वैभव डांगे सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। ऑटो कंपनियों के संगठन सियाम के सम्मेलन में देश की सभी ऑटो कंपनियों का मैनेजमेंट शामिल हुआ। यहां भी ग्लोबल वार्मिंग और जीरो एमिशन का मुद्दा छाया रहा। सभी कंपनियों के दिग्गज इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बुलिश दिखे। सुनते हैं इस बारे में उन्होंने क्या क्या कहा। तो उसमें काफ़ी तेज़ी हमने देखी है डिमांड में। रिसेंटली हमने अनवेल किया अपने नेक्सॉन को, आइस और ईवी दोनों को। 2 दिन बाद हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक फेस्टिव सीज़न के पहले। तो इन मॉडल्स की डिमांड तो बहुत ज़्यादा होगी और हमारी कोशिश रहेगी कि कितनी जल्दी हम इस चीज़ को सप्लाई कर पाएँ, क्योंकि फेस्टिव सीज़न में डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ हमारी कुछ मॉडल्स हैं जिसकी सप्लाई पर्याप्त है और हम लोग फेस्टिव सीज़न में उसको पूरे से लेवरेज करने के लिए तैयार हैं। SUVs as a percentage of passenger vehicles अगस्त के महीने में हर महीने बढ़ रहा है और अगस्त के महीने में तकरीबन 60% तक पहुंच चुका है। तो इससे क्लियरली दिख रहा है कि कस्टमर जो गाड़ियां खरीदना चाहते हैं वो SUVs ही खरीदना चाहते हैं। अगर हम फेस्टिव सीजन की बात करें तो डिमांड स्ट्रांग रहा है, ग्रोथ अच्छा रहा है दोनों कैटेगरी के लिए और महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। और अगर फेस्टिव सीजन की बात करें तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है, चाहे आप 700 की बात कर ले, स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक की बात करें, थार की बात करें, सारे प्रोडक्ट्स में जो हमारा डिमांड है वो कंटिन्यूज टू रिमेन स्ट्रांग। देखिए, ये जो पूरा साल रहा है काफ़ी अच्छा साल रहा है हमारे लिए। जो हमारे पहला हाफ था साल का, जो कैलेंडर ईयर का था, उसमें हमारा रिकॉर्ड सेल हुआ था। और अभी जुलाई अगस्त में भी हमने ग्रोथ 14% की देखी है और अब हमारा स्टॉक का अवेलेबिलिटी काफ़ी बेटर हो चुका है पहले हाफ से। सो फेस्टिव सीज़न के लिए हमारे डीलर्स बिल्कुल तैयार हैं एंड मेरा उम्मीद यही है कि काफ़ी अच्छा सेल रहेगा फेस्टिव सीज़न में भी। आप अगर अप्रैल से अगस्त की सेल्स देखेंगे, उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। इंडस्ट्री करीब 9% से अगर ग्रो कर रही है। 3.43 लाख पर मंथ की सेल है। ये तब है जबकि कुछ पुराना साल का बेस अपने आप बहुत स्ट्रॉन्ग था। बट येस, क्योंकि डिमांड इतनी अच्छी है गाड़ियों को लेके, स्पेसिफिकली कमिंग फ्रॉम द सेडान एंड द एसयूवी सेगमेंट, ये वाला जो फेस्टिवल पीरियड है ये करीब 83 डेज का है एंड हम सबको लगता है कि करीब इंडस्ट्री 1 मिलियन मार्क को टच करेगी इस बार। तो अब डेफिनेटली इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, फेस्टिवल पीरियड अच्छा जाने वाला है। सर्दी, खांसी, जुकाम की नकली दवा बिकने की खबर तो आए दिन आती रहती है, लेकिन अब लिवर और कैंसर जैसी घातक बीमारियों की नकली दवाएं भी बाजार में बिक रही हैं, मौजूद हैं। नकली जीवन रक्षक दवा बेचना किसी की हत्या करना जैसा गंभीर अपराध है और इसीलिए WHO ने आगाह किया DCGI को कि भारत में हो सकता है कि कुछ खास किस्म की दवाएं अपने नकली रूप में मौजूद हों और इसकी पड़ताल के लिए DCGI ने भी तमाम राज्यों को चिट्ठी लिख दी है।
एक तो जानलेवा बीमारी, ऊपर से महंगा इलाज। मरीज की कमर तो महंगे इलाज से वैसे ही टूट जाती है, मगर जब घातक बीमारी और महंगे इलाज की दवा ही नकली निकल जाए तो समझे मरीज की क्या हालत होगी। दरअसल मौत को दावत देती लिवर और कैंसर जैसी घातक बीमारियों की नकली दवाएं बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं। नकली जीवन रक्षक दवा का कारोबार हत्या जैसा गंभीर अपराध है। फिलहाल WHO ने इसे लेकर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO को आगाह किया है। नकली दवा के खतरे को देखते हुए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने मामले में सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है ताकि ये दवाएं किसी मरीज की मौत की खुराक न बन जाएं। पहले मामले को समझते हैं। दरअसल भारत में लिवर की दवा डिफिटेलियो और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एटसेट्रिस इंजेक्शन के 50 मिलीग्राम के कई नकली वर्जन बाजार में मौजूद हैं। इस दवा का इस्तेमाल ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है। इस दवा को टेकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। DCGI ने भारत में एटसेट्रिस की इंपोर्ट, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेकेडा को लाइसेंस दिया है। टेकेडा का कहना है कि मरीज ये दवाएं अधिकृत डिस्ट्रीब्यूशन वाले सोर्स से ही खरीदें। दूसरी नकली दवा लिवर के इलाज से संबंधित है, जिसे लेकर WHO ने चेतावनी जारी की है। डिफिटेलियो नाम की ये दवा उस स्थिति में मरीज को दी जाती है जब उसके लिवर की नसें ब्लॉक हो जाती है और लिवर ठीक से काम नहीं करता है। फिलहाल तो WHO की चेतावनी के बाद हरकत में आए CDSCO ने तत्काल प्रभाव से मार्केट में मौजूद इन दवाओं के सैंपल लेकर न केवल जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है, बल्कि बाजारों में इन दवाओं की बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टॉक को भी रडार पर ले लिया है। हालांकि WHO ने बकायदा नकली बिकने वाली इन दवाओं का बैच नंबर के साथ खुलासा किया है। इसे लेकर डॉक्टरों को एडवाइजरी जारी कर मरीजों को नकली दवा के प्रति अवेयर करने के लिए कहा गया है, लेकिन सामान्य तौर पर इनकी पहचान मुश्किल होती है। ऐसे में इन दवाओं को अधिकृत और लाइसेंस वाली मेडिकल शॉप से खरीदना बेहतर होता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये नकली दवाइयाँ कहाँ बन रही हैं, कैसे मार्केट में आ रही हैं? इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए सरकार को सख्ती से काम करना चाहिए। WHO की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बिकने वाली दवा में 11% नकली होती है। वही हर साल करीब 10 लाख लोगों की नकली दवा के सेवन के चलते मौत हो जाती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन की माने तो हर साल नकली दवा के चलते 2.5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। लेकिन चिंता अब इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि जानलेवा बीमारियों की नकली दवा भी बाजार में पैर जमा चुकी है, जो देश के हेल्थ सिस्टम के लिए भी घातक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। आज बाजार रोलर कोस्टर पर सवार दिखा। कारोबार की शुरुआत होते ही बाजार ने नया लाइफ हाई छुआ और इसके बाद ताबड़तोड़ मुनाफा वसूली होने लगी। बाजार ने न सिर्फ तेजी गंवाई बल्कि एक वक्त निफ्टी करीब 100 अंक नीचे चला गया था। हालांकि दिग्गजों में निचले स्तरों से कुछ खरीदारी आई और आखिर में निफ्टी 20,000 और सेंसेक्स 67,200 के पास सपाट बंद हुआ। मगर इस रिकवरी का फायदा छोटे और मझोले शेयरों को नहीं मिला। इनकी तो हो गई जमकर धुनाई। मिड कैप इंडेक्स 3% से ज्यादा तो स्मॉल कैप इंडेक्स 4% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। पूरे दिन की कहानी आपको बताएंगे अरमान नाहर। देखिए, आज मार्केट की अगर आप बात करें तो मार्केट में आपको निफ्टी का जो है, निफ्टी में तो आपको 20,000 के ऊपर भी आते हुए दिखे थे। जो हमने लाइफ टाइम हाई जो बनाया था वहां पर तो थे ही सही, पर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप देखें तो एक बड़ी गिरावट जो है वहां पर आती हुई दिखी। हालांकि आपको निफ्टी के लेवल पर वहां पर इतना नहीं दिख रहा है, पर आप मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करें तो बड़ी गिरावट जो है या फिर मुनाफा वसूली देखें वहां पर आपको आती हुई दिखी। अगर आप निफ्टी लूजर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो वहां पे BPCL, पावर ग्रिड, NTPC, कोल इंडिया जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको गिरावट आई। आप निफ्टी गेनर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो आज TCS जैसा स्टॉक जहां पे 3% के आसपास की आपको तेजी आती हुई दिखी। L&T भी 1.8% के आसपास बढ़ा क्योंकि वो बायबैक की जो प्राइसेस थे वो बड़ी उसके चलते वहां पर आपको दिखा। इन्फोसिस, ICICI बैंक जो वहां पर वापस से निफ्टी होती हुई दिखी, उसके चलते भी फोकस में रहा। कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? जैसा कि मैंने कहा था, स्मॉल कैप और मिड कैप में लगातार आपको दिखा कि आज बड़ी गिरावट सभी स्टॉक्स में आती हुई दिखी। कोई सा भी सेक्टर देख लीजिए, आप रेलवेज देख लीजिए, शिपिंग देख लीजिए, होटल देख लीजिए, सभी में आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। जिसमें अगर आप बात करें तो स्मॉल कैप में टेक्स मैकोरेल, जिंदाल सो, मगध शुगर, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, कई सारे स्टॉक देख लीजिए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट मिड कैप में या फिर JSW एनर्जी, सभी में आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। उसके अलावा निफ्टी के अलावा अगर आप टॉप लूजर्स देखेंगे तो उसमें BML दिखा जहां पे आपको बड़ी गिरावट, राइट्स लिमिटेड वहां पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। और उसके अलावा अगर आप टॉप गेनर्स देखेंगे तो उन टॉप गेनर्स में आपको नाम दिखेंगे ITI लिमिटेड के, जहां पर 13% के आसपास की बड़ी बढ़त जो है वहां पर आती हुई दिखी। वहां पर राणे मद्रास 2.7% के आसपास, तो ब्लू डार्ट
जहां पे 4% की जो है बड़ी तेज आती हुई दिखी। ओवरऑल निफ्टी पर तो आपको बड़ी गिरावट नहीं दिखी, पर मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखा आपको बड़ी गिरावट जो है वहां पर आती दिखी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत यूरोप कॉरिडोर को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट करार दिया है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर राज्यों को विचार करना होगा। आप भी सुनिए बातचीत के खास हिस्से। G20 में एक और बड़ी घोषणा जो हुई है वो भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोपियन यूनियन तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हुई। बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, विशेषकर यहाँ से लेकर यूरोप तक के लिए। ये बताएं सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर को इस बड़े प्रोजेक्ट का फायदा कब और कैसे मिल सकता है? थैंक यू। सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर को फायदा ही नहीं होगा इस कनेक्टिविटी से, मेरे समझ सब सेक्टर्स को होगा। ऑयल एंड गैस में तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आज की आप स्थिति देखें तो हम कच्चा तेल कहां से इंपोर्ट करते हैं? मिडिल ईस्ट से करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो इसमें शामिल होगी कॉरिडोर में, उस वहां से करते हैं, सऊदी अरबिया से करते हैं, इराक से करते हैं, कुवैत से करते हैं। तो वो तो ऑलरेडी है, पर हम इन देशों को चीजें भेजते भी तो हैं। हम गैस भी इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारी पोर्ट्स में, हमारी शिपिंग लाइंस में और कोऑर्डिनेशन होगी और सीमलेस रोड ट्रैवल हो सकेगा, हम रेलवे की लाइन लगा पाएंगे वहां पे, और ये एशिया से, इंडिया से कॉरिडोर मिडिल ईस्ट के जाने से यूरोप पहुंचेगा, तो इसमें इंटरनेशनल ट्रेड को बड़ा फायदा होगा। अभी जो लॉजिस्टिक्स है वो तो उसमें तो फायदा होगा ही, पर इसमें आप ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे। आपकी सरकार पिछले 9-10 सालों से बड़े बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जानी जाती है, मानी जाती है। अब जाहिर सी बात आप कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का मुद्दा जीएसटी काउंसिल का, लेकिन सर आप मंत्री हैं, इस मिनिस्ट्री के हैं, आपकी राय बहुत अहम रखती है। क्यों ना एक बड़ा और बोल्ड फैसला करके इन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जाए? मैं समझता हूं, मैं लाइन मिनिस्टर जरूर हूं, पर ये जो निर्णय लेने का कि प्रिविलेज है ये वित्त मंत्रालय, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सेंटर में, और जो स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर है, उनके पास है। पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, कुछ महीने पहले केरला हाईकोर्ट ने ये निर्णय लिया था कि ये विषय जो है ये जीएसटी काउंसिल के एजेंडा में आना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो तैयार थी। हमने वो जो शायद लखनऊ में या इलाहाबाद में कहीं काउंसिल मीटिंग, लखनऊ में काउंसिल मीटिंग हुई थी, वहाँ पे एजेंडा पे भी लगाया, और जैसे हमें एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये ऐसी एरिया है, ये पेट्रोल और डीजल दारू के अलावा जिसमें जो राज्य हमारे उनकी मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ से आती है, वो नहीं माने। तो मैं आपके माध्यम से अपने मित्रों से ये बताना चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार तो फिर भी मान जाएगी इसको जीएसटी में लाने में, पर आप अपना मार्जिन ऑफ परसुएशन यूज करें हमारे राज्य सरकारों पे। अगर उनके वित्त मंत्री मान जाते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक और सवाल, आपके मंत्रालय के अधीन ही आने वाली एक बड़ी दिग्गज ब्लू चिप कंपनी से लेकर है बीपीसीएल, इसके डाइवेस्टमेंट की बड़ी लंबी चर्चाएं हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा मामला ठंडा, आजकल कुछ सुनने में नहीं मिलता। बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट करने को सरकार तत्पर है या अभी जरूरत नहीं है? टैक्स कलेक्शन इतना है, पैसे इतने आ रहे हैं, जब जरूरत होगी तब देखा जाए, क्या स्टेटस है सर? नहीं, आपके मैं सवाल का बड़ा शॉर्ट आंसर देता हूँ। बीपीसीएल की जो डिसइन्वेस्टमेंट इस समय एजेंडा पे नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, बीपीसीएल हमारी एक बहुत सफल कंपनी है, इट्स डूइंग वेरी वेल। व्हाई वुड यू वांट टू डाइवेस्ट ए सक्सेसफुल कंपनी? ये तो जो चीज़ें एंटिटीज नहीं चलती और सरकार नहीं चला पाती, जैसे एयर इंडिया का किया था, तो वहाँ क्योंकि एयर इंडिया में हर साल हमें 8,000 करोड़ कर्जा लेना जाना पड़ता था निर्मला जी के पास। बीपीसीएल तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसमें हम अपनी एक क्राउन ज्यूल को क्यों डिसइन्वेस्ट करेंगे? हम जहां सिर्फ बाजार के रिकॉर्ड हाई की बात कर रहे हैं, लेकिन कई और ऐसे एसेट भी हैं जो रिकॉर्ड हाई पर या इसके पास हैं। कौन से हैं वो एसेट, बताने के लिए हमारे साथ हैं वरुण दुबे। देखिए, बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है और हमारे मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाइस पे है। देखिए, इसके साथ साथ काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो कि ऑल टाइम हाई पे है।
कुछ लीड इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ लैग इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले लैग इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए इन्फ्लेशन यानी कि सीपीआई, जुलाई का जो सीपीआई था करीब 15 महीने की ऊंचाई पे पहुंच चुका था 7.44% के आसपास। जो हमारी ब्याज दरें हैं अगस्त 2018 के बाद से सबसे उच्चतम स्तर पे है। इनफैक्ट यहाँ से अगर 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ जाती है तो ये 2015 के बाद की सबसे उच्चतम स्तर पर पहुँच जाएगी। सिर्फ यही नहीं, अगर आप डॉलर रुपये भी देखें तो रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पे जो है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो जो क्लोजिंग लेवल था वो अब तक सबसे निचला स्तर था। तो कहीं ना कहीं ये वो लैग इंडिकेटर्स है जो जिसके पहले शायद मार्केट ने चलना शुरू कर दिया है और मार्केट उम्मीद कर रहा है कि यहाँ पे सुधार होगा। लेकिन कुछ लीड इंडिकेटर्स भी है, जैसे कि अगर आप देखें तो डीमैट अकाउंट, अगस्त में जो डीमैट अकाउंट थे 12.66 करोड़ के आसपास पहुँच चुके थे, अब तक के सबसे उच्चतम स्तर। जो वॉल्यूम से अगस्त में कैश में एवरेज डेली टर्नओवर जो है 22 महीने के ऊंचाई पे था, करीब 83,000 करोड़ के आसपास का। म्यूचुअल फंड में जो फोलियोज होते हैं वो देखिए 15.42 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। एयूएम भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 46.63 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अगस्त में जो एसआईपी का आंकड़ा था 6.96 करोड़ था, अब तक का उच्चतम स्तर। और जो कंट्रीब्यूशन था एसआईपी में वो भी करीब 15,800 करोड़ के आसपास का था, जो कि अब तक का सबसे उच्चतम स्तर था। सिर्फ यही नहीं, बाकी चीज़ें भी अगर आप देखेंगे जैसे कि क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्चे जो जुलाई महीने में 1.44 लाख करोड़ के आसपास थे, अब तक के सबसे उच्चतम स्तर। यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शन जो है वो भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पे है 15.4 लाख करोड़ के आसपास। ई-वे बिल से कलेक्शन है वो अब तक के उच्चतम स्तर पे है। भारत का एक्सपोर्ट FY23 में अब तक का उच्चतम स्तर उसने भी छुआ था। ऑटोज में अगर आप देखेंगे तो OEMs की तरफ से जो डिस्पैचेस हो रहे हैं अगस्त के महीने पे 3.6 लाख के आसपास डिस्पैच हुए हैं, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा डिस्पैच था। पेट्रोल डीजल के दाम तो आप जानते ही हैं ऑलमोस्ट उच्चतम स्तर के आसपास ही ट्रेड कर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वहाँ पे भी अच्छा खासा बूम है। मूवी कलेक्शन, जवान मूवी को अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से कलेक्शन हुए हैं ऐसा लग रहा है कि ये भी अब तक की सबसे हाईएस्ट कलेक्शन वाली मूवी बनने वाली है। और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करते हैं अगर आप देखेंगे तो जुलाई के महीने में जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं तो सैलरीड लोगों ने जो बेसिकली फाइल किए हैं रिटर्न्स वो भी करीब 6.8 करोड़ के आसपास थे और ये भी अब तक के उच्चतम स्तर पे पहुंचे थे। तो केवल मार्केट नहीं, मार्केट के अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जो कि अब तक के उच्चतम स्तर पे है और ख़ासकर काफ़ी सारी इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि अब तक के उच्चतम स्तर पे हैं। दिग्गज निवेशक रामदेव अग्रवाल का बाजार पर भरोसा बरकरार है। जी बिजनेस से खास बातचीत में बैंक, ब्रोकिंग, एएमसीज और इंश्योरेंस शेयरों में निवेश की सलाह दी है उन्होंने। आइए सुनते हैं। तो इंडिया का ट्रेंड जो है ना विश्व के बाजार में या विश्व के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो ऐसा है 7% का 6% 6 से 7%। वो ट्रेंड को राइड करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंपनी के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए एक छोटी चीज है जी, 2-4-5 साल चलता है। लेकिन जब देश का ट्रेंड सेट होता है ना तो बहुत लंबा चलता है वो, ये और बहुत बड़ा होता है। तो देश का समय चल रहा है, देश का समय चल रहा है, देश का चालू हुआ है। और ये जो अमृत काल जो बोलते हैं, हालांकि थोड़ा पॉलिटिकल था लेकिन एक्चुअल अमृत काल चल रहा है जी। क्या कहाँ इंडिया में क्या चीज़ आपको मजबूत दिखती है, कौन से सेक्टर्स, कौन से थीम्स मजबूत दिखती है जो आगे बाजार को और तेजी में ला सकती है, मजबूत कर सकती है? देखिए मैं फाइनेंशियल सेक्टर में हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा समझ में आता है फाइनेंशियल सेक्टर। तो इसमें फाइनेंशियल सेक्टर में जो उसमें जो डिप्लॉय कर रहे हैं करेक्ट, जो एजेंसीज जैसे आज बैंकिंग है, सबसे पहले आपका सेविंग्स जो लैंड होता है बैंक्स में, सो बैंक्स आर गोइंग टू डू वेरी वेल, राइट, वेरी वेल, ठीक है। एक तो बैंक्स हो गए, दूसरे जो अब क्या है कि इतना बड़ा सेविंग्स पूल बन रहा है तो आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, आपके जो से ब्रोकिंग कंपनीज, आपके इंश्योरेंस कंपनीज, करेक्ट, सब जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन जहाँ भी है, राइट, आपका वो सब अच्छे करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अगेन ट्रेंड तो वन वे है, अब उसमें क्या डिजिटल आ जाए बाई चांस, सो द कंपनीज विथ, बिकॉज देखिए डिजिटल में मजा क्या है, या तो यू हैव अ फिजिकल और यू हैव डिजिटल, मतलब आपका प्रोडक्ट इज फिजिकल बट यू आर डिलीवरिंग इट डिजिटली, जैसे जोमेटो वगैरह है वो फिजिकल कंपनीज है। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में मोस्टली प्रोडक्ट्स आर डिजिटल एंड डिलीवरी इज आल्सो डिजिटल, सो इट्स अ प्रॉपर डिजिटल एकदम। हाँ, तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं, सेविंग बहुत है। अब उसमें यही रिसर्च की बात ये है कि भाई वो कौन सी कंपनीज हैं जो डिजिटल हैं एंड दे आर वेरी गुड इन एग्जीक्यूशन।
सो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, एग्जीक्यूशन कितना बढ़िया है ये देखें आप। तो इंटरेस्टिंग थीम्स आपने बताई। अब सर आखिरी सवाल, मार्केट में रिस्क क्या है? अननोन तो पता नहीं, नोन क्योंकि एक लोग कहते हैं भाई हम इलेक्शन ईयर में भी जा रहे हैं, तो इलेक्शन के पहले थोड़ा क्या कुछ सावधान होना चाहिए, डर लगना चाहिए, या और कोई रिस्क आपके ध्यान में हो, ग्लोबल लोकल कोई? मेरा डर था ऑयल प्राइस से। अच्छा, एक ऑयल प्राइस 70-72 का था, अभी 90 का दाम हो गया, भी बाई चांस 100-110 ऐसा कुछ हुआ, फिर वो अपने प्रॉब्लम से पूरा एनर्जी टेबल जो है ना बदल जाएगा। फिर वही कोल प्राइस आप, पेट कोक प्राइस आप, ऑयल प्राइस आप, डीजल सब लॉजिस्टिक कॉस्ट आप, फिर क्या है देखिए परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर्स आर लिमिटेड। अल्टीमेटली ये सब इट विल बी इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी होगा तो फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उससे आरबीआई फिर जाके बोलेगा भाई नहीं हमको तो 4% चाहिए, तो वो सब पूरा वो चैन इफेक्ट है पूरा, फिर चालू कहीं और से हुआ लेकिन उसका अंत यहाँ पर होगा। करेक्ट। सो पी मल्टीपल भी नीचे आएगा, लिक्विडिटी भी टाइट हो जाएगी, तो उसके पता नहीं क्या क्या रिपोर्केशन होगा, लेकिन वेरी हाई 70, 80, 90 इज ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट वी आर द लिमिट। पहले हम 80 बोलते थे, अभी चलो ठीक है बहुत अच्छा टाइम है तो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन दैट कैन मतलब नॉन प्रॉब्लम में ये हो सकता है। इलेक्शन सामने है, इलेक्शन से इतना डर नहीं लगता मेरे को, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है आउटकम विल बी ऑन मतलब जो बेटिंग मार्केट में जो दिखा रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं उसको देख के उससे ज़्यादा क्या इंटेलिजेंस लेके आएंगे हम। करेक्ट। वो देख के ऐसा लगता है कि सो फार ठीक है, मतलब 10-20 सीट आगे पीछे, लेकिन स्टेटस को विल बी मेंटेन। नई सरकार आएगी, नया अमृतकाल आएगा। उम्मीद करते हैं सर, बिल्कुल। और आप तो लगातार पिछले कई दशकों से इन्वेस्टर्स को यही राय देते आ रहे हैं कि जब समय अच्छा नहीं था तब बाजारों ने इतना अच्छा कर लिया, तो अब तो जब समय अच्छा है तो फिर इंडिया का मतलब ट्रेंड बहुत अच्छा है। ट्रेंड मतलब आप किसी से पूछें इकोनॉमिक्स और बड़े-बड़े महारथी आपने से पूछे सर, आपने हम तो सेव नहीं। और आज आपने कुछ बातें बहुत बढ़िया कही। इंडिया का टाइम है, इंडिया का ट्रेंडिंग मार्केट है, फास्टर, बिगर और बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। जो आपने 42-43 साल में देखी है उससे कहीं बड़ी दिखेगी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा, नीट एंड क्लीन बुल रन है, और इंडिया में जो रिस्क कैपिटल मिल रही है एंटरप्रेन्योर्स को, उसका मज़ा ही कुछ और होगा। आपको खाली सिर्फ ये करना है, अच्छे म्यूचुअल फंड में, अच्छे फंड मैनेजर्स के साथ, या फिर आप अपना एक अच्छी क्वालिटी का पोर्टफोलियो बना लें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। आज एप्पल का नया आईफोन लॉन्च होने वाला है। इस इवेंट में भारत से जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि भी है, ये बताने के लिए हमारे साथ है कुशल। जी हाँ, तो पहली बार ऐसा होगा कि जब एप्पल का जो ग्लोबल लॉन्च इवेंट है उस दौरान मेड इन इंडिया आईफोन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये पहली बार होता हुआ दिख सकता है। अब आप देखें तो यहाँ पर आज ग्लोबल लॉन्च डे पर भारत समेत कुछ और क्षेत्रों में भारत में बना हुआ जो आईफोन है वो उपलब्ध कराया जा सकता है, ऐसा सोर्सेस कह रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर पहले जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स लक्ष्य था उसको लेकर एक बड़ा माइलस्टोन ये आईफोन 15 के साथ होता हुआ नज़र आ सकता है। और यही नहीं, अगर आप देखें तो पहले जो गैप था चीन में बने हुए आईफोन का और भारत में बने हुए आईफोन का, तो आईफोन 14 के पहले वो करीबन 6 से 9 महीने का था, जो अब घटकर सीधे कुछ हफ्तों का ही रह गया है। तो एक बड़ा जो अपग्रेड है भारत ने यहाँ पर एज अ चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी ये करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट पिछले महीने ही यहाँ पर जो एप्पल आईफोन 15 का प्रोडक्शन है तमिलनाडु में फॉक्सकॉन ने अपनी फैक्ट्री में शुरू कर दिया था। यही नहीं, अगर आप देखें तो इसी साल एप्पल ने भारत में अपना पहला स्टोर भी खोला था। तो भारत को लेकर जो एप्पल है वो बहुत बड़े लेवल पर अब बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, और खासकर जो प्रोडक्शंस की टाइमलाइंस हैं उस पर भी काफ़ी बड़ा गैप कम हो गया है चाइना के मुकाबले। तो हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़े गौरव की बात है भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। गणेश पंडालों में भगवान गणेश की विशालकाय प्रतिमा सज धज कर तैयार है। सभी भक्त अपने सार्वजनिक पंडालों में हजारों की संख्या में आने को तैयार हैं, लेकिन इस बार भक्तों से लेकर पंडाल तक की सुरक्षा होगी, क्योंकि इस बार कई पंडालों ने भक्तों से लेकर पंडाल तक का इंश्योरेंस कराया गया है। इस बार मुंबई समेत पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम देखते ही बनती है।
भक्त अपने आराध्य की आराधना के लिए पूरे जोश के साथ स्वागत में जुटे हैं, तो वहीं गणेश पंडालों में भगवान गणेश की विशालकाय प्रतिमा भी सज धज कर तैयार है। सभी भक्त अपने सार्वजनिक पंडालों में हजारों की संख्या में आने को तैयार हैं, जिसको लेकर सार्वजनिक पंडाल सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ लोगों की जिंदगियों को भी इंश्योरेंस के माध्यम से कवर करने को तैयार हैं। मुंबई के प्रसिद्ध किंग सर्कल जीएसबी सेवा मंडल ने इस बार 360 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर लिया है। पिछले साल 2022 में 316 करोड़ का कवर लिया गया था। अब कई गणेश उत्सव मंडल भी इंश्योरेंस कवर कराने की तैयारी में हैं। इस कवर में बप्पा के सोने चांदी के आभूषणों से लेकर पर्सनल एक्सीडेंट तक के कवर शामिल हैं। इस कवर में मंडल के स्वयंसेवक, पुजारी और बावर्ची जैसे लोग शामिल हैं और ये सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा दिया गया है। इस इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होगा, इसे भी समझ लीजिए। 38 करोड़ 47 लाख के बीमा में सभी जोखिमों को कवर किया जाता है, जिसमें सोना, चांदी और आभूषण शामिल हैं। 2 करोड़ रुपए की पॉलिसी में भूकंप, आग और विशेष जोखिम पॉलिसी में फर्नीचर, फिक्सर और फिटिंग, कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरे, क्यूआर स्कैनर, बर्तन जैसी चीजें शामिल हैं। 30 करोड़ रुपए की पॉलिसी में पब्लिक लायबिलिटी कवर, जिसमें पंडाल, स्टेडियम, श्रद्धालु शामिल हैं। 289 करोड़ की पॉलिसी में स्वयंसेवकों, आचार्यों, रसोइयों, गाड़ियों, चप्पल स्टॉल श्रमिकों, वैलिड पार्किंग व्यक्तियों, सुरक्षा गार्डों आदि के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर होगा। 43 लाख की बीमा पॉलिसी में आयोजन स्थल पर स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा गणपति मंडल ने इस बार अपने गणपति और उनके भक्तों के लिए इस साल 26.5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया है। पिछले साल 2022 में 25 करोड़ रुपए का कवर लिया गया था। कैसे बांटा गया इंश्योरेंस कवर, ये भी समझ लीजिए। 12 करोड़ रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जिसमें श्रद्धालु, स्वयंसेवक शामिल हैं। 7 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी विभिन्न प्रकार के जोखिमों को कवर करती है, जिसमें सोना, चांदी और आभूषण शामिल हैं। 5 करोड़ रुपए का थर्ड पार्टी लायबिलिटी के लिए है। 2.5 करोड़ रुपए की पॉलिसी पब्लिक लायबिलिटी कवर है, जिसमें पंडाल, स्टेडियम, श्रद्धालु शामिल हैं। गणपति पंडाल के सदस्यों का मानना है कि इंश्योरेंस कवर लेने से न सिर्फ गणपति जी की मूर्ति और उनके आभूषण सुरक्षित रहते हैं, बल्कि भक्तजन से लेकर पंडाल और अन्य लोग भी सुरक्षित रहते हैं। जैसा कि आपने देखा, इंश्योरेंस कवर लेते ही बप्पा और उनके आभूषणों के साथ साथ जो है पंडाल और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। उसके साथ ही पंडाल वालों का और उनके सेवकों का मानना है कि इंश्योरेंस कवर लेने से भक्तों की भी जो सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित हो जाती है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट मंगेश वर्णे के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। पिछले 17 महीने से यूक्रेन रूस के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। भारत समेत पूरी दुनिया शांति चाहती है, लेकिन एक तानाशाह है जो वर्ल्ड वॉर 3 की भूमिका बनाने की कोशिश में अपनी सनक नहीं छोड़ पा रहा। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने जा पहुंचा है, वो भी बुलेट प्रूफ ट्रेन से। इस बख्तरबंद बुलेट प्रूफ ट्रेन में दुनिया का सबसे बड़ा समकी लीडर यानी नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन पूरे लाव लश्कर के साथ निकल पड़ा है। अपनी खुफिया ट्रेन लेकर। वैसे उसके पास ऐसी 2 ट्रेनें और भी हैं, लेकिन रूस के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने, खास डील करने पहुंचा है वो। माना जा रहा है कि इस ट्रेन में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों को लाया गया है। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस को युद्ध की आग में जलते हुए करीब 2 साल होने वाले हैं। अब आग में घी डालने के लिए अपनी ट्रेन के डिब्बे लेकर किम जोंग उन राष्ट्रपति पुतिन के पास पहुंचा है। इस सन की तानाशाह की ट्रेन पर अमेरिका और साउथ कोरिया की भी पूरी नजर है। अमेरिका ने किम जोंग उन को साफ चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को हथियार दिए तो इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। किम जोंग को खासकर अमेरिका से अपनी जान का खतरा सताता रहा है, जबकि नॉर्थ कोरिया को जापान और साउथ कोरिया भी फूटी आंख नहीं सुहाते। अमेरिका ने ट्रंप के शासन के दौरान भी किम को सनक छोड़ने की चेतावनी दी कि खुद का देश खाने की तंगी का शिकार हो रहा है,
इसलिए कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वो यूक्रेन युद्ध में पुतिन की मदद करने के बदले अपने देश के लिए अनाज के दाने ट्रेन में बटोर कर ला पाए। जाहिर है, एक तरफ तानाशाह की जिद और दूसरी ओर यूक्रेन को सबक सिखाने का रूस का प्रण कहीं किसी बड़े विश्व युद्ध की दस्तक ना दे दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #Zindia360 याद रखिए। नमस्कार।